यस, हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे, आपके घर पर सब अच्छे होंगे। आज से मैं आप लोगों के लिए सी-टेट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। ये सोशल स्टडी का मैं पहले क्वेश्चन लेके आया हूँ, ठीक है? तो आज से ये जो सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ, ये अब लगातार चलता रहेगा जब तक एग्ज़ाम है, ठीक है? मैं इसे रिवाइज़ कराता जाऊँगा और वन बाय वन करके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैं लगा दूँगा। सोशल साइंस पेपर 2 या लेवल 2 जिसे कहते हैं। आपको पता होगा एग्ज़ाम है आपको 31 जनवरी 2021 को, ठीक है? ये 21 को एग्ज़ाम है आपको, तो मैं 1 महीना पहले ही मैं डाल दे रहा हूँ वीडियो ताकि आप लोग रिवाइज़ इसे कर लें या फिर जो भी डाउट क्लियर है उससे मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा सॉल्व कर देने का भी। हिंदी में ही मैं पढ़ूँगा, इंग्लिश वाले कर लीजिएगा क्योंकि हिंदी वालों का मांग ज़्यादा है और आप लोगों के कहने पर ही मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ, ठीक है? तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं मई 2012 का मैं पेपर उठाई हूँ। पी सेट है हमारे पास, मैंने भी गूगल से ही डाउनलोड किया था, ऑब्वियस है, मैं कहाँ से लाऊँगा, 2012 का है ना? तो कोई बुक में भी मिला नहीं मुझे, तो मैंने गूगल से ही डाउनलोड किया है। तो मैं 2012 का ये पेपर है, यदि आप लोगों के पास 2010-11 का जो बुकलेट होगा या प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, मुझे ज़रूर मेल कर दीजिएगा। मेरा मेल है, आप यहाँ पर, अच्छा मैं मेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगा, ठीक है? एक और चीज़ बात मैं बता देता हूँ स्टार्ट करने से पहले। मैं फेसबुक पर ग्रुप बना दिया हूँ आईक्यू अड्डा के नाम पर। आप फेसबुक पर जाकर सर्च कर लीजिएगा आईक्यू अड्डा, आप वहाँ पर ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं अब इंस्टाग्राम पर भी आ गया हूँ, इंस्टाग्राम पर भी आप जाकर मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर जाकर आप सर्च करिएगा कुश कुमार 8943, ठीक है? वहाँ सर्च करिएगा इंस्टाग्राम पर 8943 कुश कुमार के नाम पर, मैं वहाँ पर आपको मिल जाऊँगा, ठीक है? तो चलिए मैं सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो ये हमारा सेट है पी मई 2012 का, ठीक है? तो आपको पता होगा इसमें मोस्टली 4 सेक्टर होते हैं, 4 सेक्शन होते हैं। पहला सीडीपी हमारा 1 से 30 होता है, दूसरा सेक्शन हमारा मेन पेपर होता है 60 नंबर का, तीसरा और चौथा हमारा हिंदी इंग्लिश 30-30 मार्क्स के होते हैं, ठीक है? टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, ठीक है? तो ये साइंस हो गया, कहाँ चला गया? अच्छा, सेकंड सेक्शन में हम लोगों को होता है, पहला सेक्शन इसमें दिया जाता है साइंस वालों को, ठीक है? तो जो मिल जाए जल्दी आ जा। हाँ, आ गया है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन नंबर 31 से है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर क्वेश्चन कटेगा नहीं ना? मैं थोड़ा-सा देख लेता हूँ यहाँ पर, है ना? नहीं कटना चाहिए, यदि कट जाए तो ठीक है, अब नहीं कटेगा ये, ठीक है? क्योंकि हिंदी इंग्लिश दोनों मुझे देखना है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ना कटे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, प्रीवियस ईयर सोशल साइंस सी-टेट का सारा पेपर आज से मैं स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है? आपको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कहता है यहाँ पर पुरातत्वविदों के अनुसार, मतलब पुरातत्वविद आपको पता होगा ये कौन होते हैं, जो इतिहासकार एक्चुअली होते हैं और ये लोग इतिहास के बारे में अध्ययन करते हैं हमारे, ठीक है? तो पुरातत्वविदों के अनुसार पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल थे, मतलब पूरा पाषाण काल में उद्योग स्थल कहाँ थे? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यहाँ पर कहता है आपको वे स्थान जहाँ भोजन एकत्र करते थे, दूसरा है वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे, तीसरा ऑप्शन है वे स्थान जहाँ औजारों की खाल के कपड़े बनते थे और चौथा और अंतिम ऑप्शन है वे गुफाएं जहां चित्रकारी की जाती थी। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या जाएगा इसमें? जल्दी से एलिमिनेट करना शुरू करते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर पूछा जा रहा है उद्योग, उद्योग कहाँ मिलेगा मुझे? क्या एकत्र करने जगह पर उद्योग मिलेगा? तो नहीं, ये वाला कैंसिल करेंगे हम और ये गुफा वाले भी कैंसिल करेंगे। देखिए गुफा वाले बहुत कोई लगा सकते हैं क्योंकि गुफाओं में भी उस समय आदि मानव लोग रहा करते थे, लेकिन क्वेश्चन ठीक से पढ़िएगा आपको मिल जाएगा। तो इसका सीधा सीधा आंसर है वे स्थान जहाँ पत्थर पाए जाते थे पहले, क्योंकि पत्थरों को वे लोग औजार बनाते थे, ठीक है? तो ये हमारे पास ये जो एक ये एलिमेंट वर्ड हमें यहाँ पर पत्थर मिल रहा है, तो इस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा। क्लियर? तो इसका आंसर क्या जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन बी, पत्थर, जहां पर मतलब वे स्थान जहां पत्थर पाए जाते थे और मनुष्य औजार बनाते थे। एक काम करता हूं, वीडियो ज्यादा ना बने इसलिए मैं 30-30 क्वेश्चन करके वीडियोस में डाल दूंगा आप लोगों के लिए, ठीक है? यदि मैं इसे एक्सप्लेन कर दूं तो पाषाण युग इतिहास का वह काल है जहां मानव का जीवन पत्थरों मतलब पत्थरों पर आधारित या आश्रित रहा करता था। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, मतलब क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है इनमें से कौन सा 2 हड़प्पा कालीन स्थल थे जहां अग्निवेदी के प्रमाण पाए गए हैं, मतलब अग्नि के अवशेष पाए गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला कहता है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दूसरा है हड़प्पा और कालीबंगन, तीसरा है कालीबंगन और लोथल और अंतिम है चौथा ऑप्शन लोथल और मोहनजोदड़ो। इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कोई बताएंगे? देखिए इसका आंसर सीधा-सीधा है, यदि आप पढ़े होंगे और कॉन्संट्रेट लगा के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इसका एक ही आंसर जा रहा है। तो ऑप्शन 3 नंबर लोथल और कालीबंगा में ही अग्नि के अवशेष मिले हैं। क्लियर है ना? ये हड़प्पा-कालीन सवाल है, याद रखिएगा, ठीक है? अग्नि के अवशेष वहीं पर से मिले हुए हैं। सीधा-सीधा जवाब है, इस पर कुछ ज़्यादा खोजने की बात नहीं है, ठीक है? लोथल और कालीबंगन में। आगे चलते हैं, पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर है, कहता है महापाषाण या मेगालिथ क्या है? मेगालिथ
अच्छा, एक श्योर में मैं भूल गया, मैं सॉल्व कराने के चक्कर में भूल जाता हूँ। मेरा नाम है खुश कुमार, ठीक है? आईक्यू अड्डा पर आप लोगों का स्वागत है। एक स्टूडेंट ने बोल दिया सर आप स्वागत करते ही नहीं, इनवाइट ही नहीं करते, है ना? आईक्यू अड्डा पर आप लोगों का स्वागत है, इससे ज़रूर देखिए वीडियो, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं क्लासेस लूँ आपको नोटिफिकेशन ज़रूर चला जाए, ठीक है? अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 33 है, महापाषाण या मेगालिथ क्या है? आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन कहता है पूरा पाषाण कालीन मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार। दूसरा है कब्रिस्तान, तीसरा है धूमकेतु या क्षुद्र ग्रह के अवशेष, और चौथा है हड़प्पा कालीन मनुष्य द्वारा पूजी जाने वाली मूर्तियां। तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर है मेगालिथ। आप लोगों को पता होगा मनुष्य द्वारा औजार किए गए हैं, मतलब मनुष्य द्वारा जो औजार यूज किए जाते थे, प्रयोग किए जाते थे, उन्हीं के आधार पर काल का निर्धारण किया गया है, समय का निर्धारण किया गया है। पत्थरों के जो आकार होते थे, शेप होते थे, है ना? कुछ नुकीले होते थे, कुछ चौकोर होते थे, कुछ गोल होते थे। किसी को पीसने में यूज किया जाता था, किसी को छाल फाड़ने में या मांस काटे में यूज किया जाता था, है ना? गड्ढे कोड़ने में यूज करते थे। तो उन पत्थरों के आकार या उसके शेप के आधार पर ही कार्बन का स्टडी करके हमने महापाषाण का अध्ययन किया और नाम दिया है। तो इसका आंसर जाएगा पहला, पुरापाषाण कालीन मनुष्य द्वारा इस्तेमाल किए गए पाषाण औजार। इस पर और डिटेल यदि मैं बता दूं तो एक मेगालिथ एक बड़ा पत्थर को हम लोग कहते हैं, महापाषाण मतलब बड़ा औजार है। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? 34 यहाँ पर मैं थोड़ा सा कर दूं क्या? चलिए हो जाएगा इतना, है ना? 34 क्या कहता है? महाजनपद से अब सवाल है यहाँ पर। कह रहा है महाजनपद काल के दौरान कई तरह का कर वसूलते थे, इनमें से एक था भाग। तो भाग की दर क्या थी? याद रखिएगा, भाग जो यहाँ पर टैक्स लिया जाता था जनपद में, ठीक है? उस समय उसमें टैक्स को नाम दिया गया था भाग। अब वो भाग का जो हिस्सा क्या था, उसका रेट क्या थी, उसे हमें बताना है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है उत्पादन का 1/4, दूसरा उत्पादन का मतलब आधा 1/2, तीसरा है उत्पादन का 1/3, और चौथा है उत्पादन का 1/6वां भाग। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, सबसे पहले सीधा सीधा इसका आंसर जानिएगा। इसका आंसर होगा 1/6। क्यों, मैं बताता हूँ, पहले एलिमिनेट करिए। उस समय पहली बात तो इतने महंगे थे नहीं, ये भी उतने महंगे थे नहीं। क्लियर है? अब बच्चा आपके पास ऑप्शन ये और ये। तो बहुत जगह आपको मिलेगा 1/10वां भाग भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जनपद, और जनपद में पूछा गया भाग। भाग इसलिए 1/6 भाग होगा। अब ये कहाँ मिलेगा, आप जरूर जाकर पढ़ेगा, क्लास 6 या 7 के हिस्ट्री में आपको जरूर मिलेगा, ठीक है? आगे बढ़ूँ बढ़ूँ मैं, इस पर क्या डिटेल मुझे बताना है, इस पर आई थिंक मुझे उतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे में यदि मैं एक सॉरी सेंटेंस वाइज यदि मैं आपको बता दूं, तो प्राचीन भारत में राज्य या प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहते थे, ठीक है? उत्तर वैदिक काल में कुछ जनपदों का उल्लेख मिलता है यहाँ पर। जब उत्तर वैदिक काल हमारा होता था, आपको पता होगा, एक था वैदिक, उसके बाद पोस्ट वैदिक पीरियड आता है, मतलब उत्तर वैदिक काल आता है, उसमें इसका उल्लेख मिलता है। तो बौद्ध ग्रंथों में इनका कई बार उल्लेख मिलता है, याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसी समय जो टैक्स के रूल थे, उस समय भाग कहलाता था, जो 1/6 था, एक एक का 6वां भाग था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, मतलब आज का 5वां क्वेश्चन क्या है? कहता है जैनवाद के प्रमुख समर्थक निम्नलिखित वर्ग में से कौन थे? मतलब जैनवाद है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैनवाद है, तो यहाँ गलती मत करिएगा। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। तो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे आप लोग। देखिए, वीडियो पॉज करके आप अपना सॉल्यूशन दीजिएगा, मैं जल्दी से करा देता हूँ यहाँ पर, ठीक है? याद रखिए, वे लोग वैश्य थे। थर्ड इसका आंसर जाएगा। क्यों? यदि आप नहीं याद कर पाते तो याद रखिएगा, आज गुजरात को पूरा पूरा एग्जाम्पल ले लीजिए, वहाँ पर जैन मारवाड़ी भरे पड़े हैं, तो वे लोग खास करके क्या है, उद्योगपति हैं, है ना, व्यापारिक समुदाय। तो वैश्य लोग जो है ना, व्यापारिक समूह थे। तो यहाँ से आप उसको लिंक कर सकते हैं, सीधा सीधा आंसर है, इस पर ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है? आगे चलता हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, आज का 36 क्या है, मतलब आज का 6 मतलब क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से किसका विश्वास था कि केवल जो अपने घरों को छोड़ते हैं वे ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं? मतलब किनका ये विचारधारा था कि आप अपने घर को त्याग करें, तभी आपको मतलब वास्तविक प्राकृतिक ज्ञान मिलेगा, मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, ठीक है? घर में क्या है कि मोह माया में लोग लिप्त रहते हैं, है ना? ऐसा विचारधारा किनका था? आपके पास फिर से 4 ऑप्शन है। पहला कहता है महावीर और पार्श्वनाथ, दूसरा है महावीर एवं बुद्ध, तीसरा है वैदिक मनीषी, मनीषी आप लोगों को पता है, ऋषि मुनियों, ठीक है? और चौथा आपके पास है बुद्ध एवं मक्कली घोषाल। तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका भी आंसर सीधा सीधा है, कोई खोजने वोजने का जरूरत आपको नहीं मिलेगा,
ठीक है, सीधा-सीधा यदि आप पढ़ेंगे तो इसका आंसर एक ही बार एलिमिनेट करके निकल जाता है, महावीर और बुद्ध। इन दोनों का कहना था कि घर को त्याग करने से हमें वास्तविक मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है? मतलब जो स्वर्ग के जो रास्ते खुलते हैं, मिड पाथ जो हमारा है, वो यहीं से होता है। क्यों? क्योंकि घर में हम लोग मोह-माया में लिप्त रहते हैं ना, लालच में लिप्त रहते हैं, दया, भावना, दुःख, कष्ट, खुशी, सब कुछ में हम लोग क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो वास्तविक ज्ञान को हम नहीं पा सकते हैं या उसका अध्ययन हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है? घर त्याग करके ही हम खुद को साधना में डाल सकते हैं। आगे आज का 7वां क्वेश्चन नंबर 37, श्रेणियाँ क्या है? मतलब श्रेणियाँ क्या थी उस पर है। पहला ऑप्शन कहता है कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्के, दूसरा है वैदिक शिक्षा की डिग्रियाँ और तीसरा है व्यापारियों के संगठन और चौथा है मंदिर वस्तुकला के हिस्से। ये भी सीधा-सीधा आंसर है, आपने पढ़ा होगा, ये भी आपको मिल जाएगा। क्या बोलते हैं, क्लास 6 के एनसीईआरटी में आपको ये मिल जाएगा, ठीक है? तो इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताएँगे कोई? श्रेणियाँ क्या थी? देखिए, इसका भी आंसर आपको मिलेगा सीधा-सीधा, एक ऑप्शन नंबर तीसरा है, व्यापारियों का एक संगठन है जिसे श्रेणियाँ कहते हैं। देखिए, श्रेणियों में बटे हुए थे उनको, ठीक है? तो प्राचीन भारत के संदर्भ में यदि हम देखें या फिर अध्ययन करें, तो प्राचीन भारत के संदर्भ में श्रेणियाँ व्यापारी या फिर कारीगरों का एक संघ हुआ करता था। याद रखिएगा, ये जो बात मैं बोलता जा रहा हूँ, नोट करते जाइएगा, ठीक है? आम तौर पर एक अलग ही श्रेणी पेशा या गतिविधि में लगे व्यक्तियों के एक विशेष समूह के लिए ये अस्तित्व में आया था या फिर इसको माना जाता था। क्लियर है यहाँ पर? अच्छा, एक और चीज़ बताए तो मंडली शब्द भी आता है, इसको मंडल से भी तुलना-वुलना किया जाता है कभी-कभी, बट यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर क्या जाएगा? आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है? क्लियर है? आगे मैं बढ़ूँ, क्या कहता है? ठीक है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 है, समुद्रगुप्त द्वारा निम्नलिखित में से किन शासकों को पराजित किया गया परंतु समर्पण करने के बाद उन्हें शासन करने की अनुमति दी गई थी? तो कौन से ऐसे शासक थे जिसको समुद्रगुप्त ने हरा तो दिया था युद्ध में, लेकिन बाद में उसे बोला कि आप शासन कर सकते हैं, लेकिन हमारे अधीन रहकर आप शासन करेंगे तब ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है आर्यव्रत के शासक, दूसरा दक्षिणापथ के शासक, तीसरा ऑप्शन है आपके पास संघों के शासक और चौथा है कुषाण और शक वंश के वंशज, ठीक है? शक वंश के वंशज। तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखिए, इसका भी सीधा-सीधा आंसर यदि आप एलिमिनेट करेंगे तो इसका आंसर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणापथ के शासक। अब दक्षिणापथ क्या है, इसे आपको पता होगा, इस बताने की ज़रूरत नहीं है। एक थोड़ा-सा मैं बता देता हूँ, दक्षिणापथ में 12 शासक थे, याद रखिएगा कितने? 12 शासक थे, ठीक है? यह शासक समुद्रगुप्त के द्वारा हारे गए थे, ठीक है? समुद्रगुप्त ने उन्हें हराया था और उसको आत्मसमर्पण करने के बाद इसको अपने शासन करने की अनुमति दे दी गई थी, ठीक है? आज का क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39, ठीक है? कहता है महान क्या लिखा हुआ है? मुझे एक बार ज़ूम कर लेने दीजिए, है ना? अच्छा, महान ज्योतिर्विद आर्यभट्ट डैश के दरबार के सदस्य थे, ठीक है? मतलब कौन आर्यभट्ट थे, वो किसके दरबार में थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। पहला है चंद्रगुप्त द्वितीय, दूसरा समुद्रगुप्त, तीसरा कनिष्क, चौथा हर्षवर्धन। तो इसका आंसर क्या जाएगा? देखिए, आर्यभट्ट के बारे में आपको पता होगा, ये एक बहुत बड़े खगोल शास्त्री थे, ठीक है? खगोलविद थे। ये किसके दरबार में थे? जो आर्यभट्ट थे, ये चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे हम लोग विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ये थे। क्लियर है? एलिमिनेट करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 आज का, किस राजवंश के शासकों को दक्षिणापथ का भगवान कहा जाता था? पहला है चोल, दूसरा है वाकातक, तीसरा है सातवाहन, चौथा है शक। इसका आंसर क्या जाएगा, जल्दी से आप बताइएगा। देखिए, याद रखिएगा, दक्षिणापथ के शासकों को भगवान का दर्जा, ठीक है? तो इसका भी सीधा सीधा आंसर जाएगा, इसका आंसर जाएगा 3, ऑप्शन नंबर 3, सातवाहन शासक को हम लोग कहते थे भगवान का दर्जा दिया गया था। यदि इस पर डिटेल यदि मैं आपको बताऊं तो सातवाहन साम्राज्य मौर्य साम्राज्य की शक्ति कमजोर पड़ जाने के बाद अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचे। मतलब मौर्य साम्राज्य जैसे ही थोड़ा सा वीक हुआ था, उधर दक्षिण भारत में सातवाहन शासकों का वर्चस्व बढ़ता चला गया। सातवाहन वंश के शासकों को दक्षिणापति भी कहा जाता था। हाँ, एक चीज याद आ गया, दक्षिणापति भी कहा जाता था। दक्षिणापथ जो शब्द है, इसका अभिप्राय है सर्वदा एक ही भौगोलिक क्षेत्र से ही नहीं होता है। दक्षिणापथ का मतलब हो गया कि मान लीजिए कोई साउथ है हमारा, ये मान लीजिए इंडिया है हमारा ये, ठीक है? तो ये नहीं कि ये साउथ का इस रीजन में है तो सिर्फ इसी रीजन में नहीं, लगभग दक्षिण के हर एक रीजन से इसका संबंध है। दक्षिणापथ इसलिए कहा जाता था, ठीक है? क्लियर है? आगे मैं बढ़ूं। अच्छा, एक कभी कभी सवाल उठता है, ये आखिर कहाँ तक आते हैं? तो याद रखिएगा, ये जो क्षेत्र है ना हमारा, ये जो क्षेत्र हमारा, यदि मैं ये भारत देखूं तो इधर हमारा चला जाएगा, ये महाराष्ट्र वाला सेक्शन जाता है, ठीक है? उसके बाद बीच में यहाँ पर गोवा जाता है, तो लगभग महाराष्ट्र को भी इधर उड़ीसा वगैरह जो था, कलिंग उलिंग सारा रीजन यहाँ से लेकर के पूरा इधर इधर मध्य प्रदेश का भी कुछ, दक्कन प्लेट्यूड आपने पढ़ा होगा, पठार, वो सब सारे रीजन ये दक्षिणापथ के अंतर आते थे। क्लियर है? आगे अब मैं बढ़ूँ,
ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन नंबर 41 मतलब आज का 11वां क्वेश्चन क्या है। अशु घोष ने बुद्ध की जीवनी डैश बुद्ध चरित निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? ये फंसाने वाला क्वेश्चन है, इजी जितना है उतना ही हार्ड है। देखिए पहला ऑप्शन है पाली, दूसरा आपको प्राकृत, तीसरा संस्कृत, चौथा आपको अपभ्रंश। अब ये कौन सी भाषा में लिखा गया है? ये जो बुद्ध चरित है अशु घोष द्वारा, देखिए यहाँ पर दो सवाल मिल गया आपको। बुद्ध चरित किसके द्वारा लिखी गई है? अश्व घोष के द्वारा लिखी गई है। अब किसकी जीवनी है? ये बुद्ध की जीवनी है। दो क्वेश्चन यहाँ आपको मिल गया ना। अब तीसरा ओरिजिनल क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। ये किस भाषा में लिखी गई? तो आपको पता होगा प्राकृत भाषा तो आपको जैन के लिए चला जाता है, पाली भाषा बौद्ध धर्म के लिए चला जाता है। तो इसका आंसर याद रखिएगा, गड़बड़ मत करिएगा। इसका आंसर ना पाली ना प्राकृत होगा, इसका आंसर संस्कृत जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। पाली भाषा तो बुद्ध की थी, बौद्ध धर्मों की में अप्लाई किया जाता था, लेकिन ये जो बुद्ध चरित लिखा गया था ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है। तो इसका आंसर जाएगा क्या? सी, संस्कृत। ठीक है, अपभ्रंश तो होगा ही नहीं। क्लियर है? आगे मैं बढ़ूं। हनफी और सफी क्या था? ये भी पुराना क्वेश्चन है, पूछा गया है, हर जगह पूछा जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? जल्दी बताएगा। अच्छा, ऑप्शन देना है। तो पहला ऑप्शन, मैं थोड़ा सा और जूम कर दूं। चलिए जूम नहीं करता हूं क्योंकि ये मुझे जब एडिट मैं करूं तो ये कट ना जाए, इसलिए मैं सोचता हूं कि ये दिक्कत ना हो आप लोगों को लिए, है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों दिखे। ठीक है, देखिए हनफी और सफ़ी क्या है? ऑप्शन पहला है कानून के इस्लामिक विद्यालय, दूसरा है वस्तुकला के इस्लामिक विद्यालय, तीसरा धर्म विज्ञान के इस्लामिक विद्यालय और चौथा है लेखन की इस्लामिक शैलियाँ। देखिए हनफी और सफ़ी एकदम सीधा सीधा है। सबसे पहले आप ये शैलियों के बारे में आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, अब वास्तुकला ये भी है नहीं, लेकिन आपको ये शब्द मिलेगा जब आप चैप्टर पढ़ेंगे तो वास्तुकला सब मिलेगा। और सॉरी, वास्तुकला नहीं, सॉरी, धर्म विज्ञान आपको मिलेगा। ठीक है, वास्तुकला तो मिलेगा ही, लेकिन मिडाइवल में ज़्यादातर मिलेगा वास्तु, सॉरी, पानी पीने का ज़रूरत है। ठीक है, जब मैं क्लास लेता हूँ, जब भी मैं क्लास लेता हूँ, अभी तक ले मैंने 500 क्लास ले चुका हूँ ऑनलाइन। ठीक है, 500 से ज़्यादा ले चुका हूँ। इधर स्कूल्स वाले बच्चों को, कॉलेज वाले बच्चों का, ये यूट्यूब का, हर बार मुझे पानी का ज़रूरत पड़ता है ना। तो हनफी और सफ़ी क्या था? ये कानून थे, एक तरीके का इस्लामिक लॉज थे, ये कानून थे। तो याद रखिएगा इसका आंसर जाएगा ए, कानून के इस्लामिक विद्यालय को ही हम लोग हनफी और सफ़ी कहते हैं। क्लियर है? गड़बड़ नहीं ना करिएगा यहाँ पर आप लोग। ठीक है, यदि मैं बोलूँ, अच्छा एक टर्म यहाँ पर आता है, इस्लाम में 4 प्रसिद्ध स्कूलों को का जिक्र यहाँ पर किया जाता था। ठीक है, तो यदि कहूँ मैं तो इस्लाम में 4 प्रसिद्ध स्कूलों, इमाम अबुल हनाफी, नहीं सॉरी, इसको क्या बोलते थे, देखिए भूल रहा हूँ मैं, क्या नाम था, हनीफा, यस यस, हनीफा, इमाम अबू हनीफा के अनुसार हनाफी और सफ़ी, इमाम सफ़ी के अनुसार साफ़ी है। ठीक है, मतलब घुमा घुमा के मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, दिमाग सूट रहा है, बट याद रखिएगा 4 स्कूल थे। ठीक है, ये जो इसको जो नाम दिए थे ना, ये नाम दिए थे इमाम अबू करके कोई नाम था उनका। ठीक है, उन्हीं के द्वारा ये नाम दिया गया था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या, देखिए हर चीज़ माइंड में रहता नहीं है। ठीक है, सुबह से लेकर रात 2 बज जाते हैं, सिर्फ घुसा रहना पड़ता है बुक्स में, नोट्स में, इसे क्लास देना, उसे क्लास देना, है ना, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ, कितना लोड रहेगा। चलिए याद रखिएगा, बहुत कोई गड़बड़ करते हैं, सोचते हैं कि यार टीचर है तो सब कुछ आता है। नहीं, एक ये यूपीएससी का भी कैंडिडेट होता है ना, वो 100 में 100 क्वेश्चन सॉल्व करके नहीं आता है, वो 60 to 70 क्वेश्चन ही टच करके आते हैं, उसी में वो टॉप करते हैं। ठीक है, तो 30 उनको भी छोड़ना पड़ता है, नेगेटिव मार्किंग, प्लस उनको भी नहीं आता है या कन्फ्यूज होते हैं। ठीक है, तो 100% आज के टाइम में कोई नहीं है, पैसिफिक ओशन है और प्रशांत महासागर है ये। क्लियर है ना? आज के समय में पढ़ाई, है ना। आगे चलते, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आज का, राजा के प्रति सामंतों का मुख्य कर्तव्य था कर चुकाना, दूसरा सैनिक सहायता उपलब्ध कराना, तीसरा दरबार में हाजिर रहना और चौथा राजाओं का मनोरंजन करना। तो राजा के प्रति सामंती व्यवस्था आपने पढ़ा होगा, ये क्या है? जल्दी से बताएंगे आप लोग क्या है। देखिए मैं क्लियर करता हूँ। देखिए पहले क्या था, पहले खेती वगैरह होता था। ठीक है, अब वो खेती करने के दौरान उनमें से एक ऑफिसर इलेक्ट कर दिया जाता था कि आप उसे देखभाल करें, प्लस सैनिक विभाग होता था, उसके भी अपना सेना अध्यक्ष होते थे। क्लियर है? अब वो राज दरबार में कुछ ब्राह्मणों का भी सर्विसेस एक पद रहा करता था, लेकिन सामंती व्यवस्था क्या था, कुछ जो ब्राह्मण जाति के थे या फिर कोई जो जमींदार वगैरह थे या फिर जो क्षत्रिय थे, उन लोग अपने आप को सामंत कहलाने लगे थे, तो उन्हीं से एक सामंती व्यवस्था जन्म लिया था। अब सामंती व्यवस्था के अंतर्गत वही आता था, जमीन का
सैन्य विभाग में भी ऑफिसर होते थे या फिर जमीन के भी एक ऑफिसर होते थे, उन लोग सभी को सामंती व्यवस्था के अंतर्गत रखा जाता था। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर है आपको सैनिक सहायता उपलब्ध कराने वाले को खास करके सामंत कहते हैं। ठीक है, जो जमींदार थे या ब्राह्मण थे जो सैनिकों क्षत्रियों का रोल निभाने लगे थे तो अपने आप को सामंत कहलाते थे, और राजा से हट करके अपने आप को स्वतंत्र भी कहने लगे थे बाद में। ठीक है, जब भी राजा वीक होता तो अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते थे। इस पर यदि मैं डिटेल अब एक्सप्लेन करूँ तो बहुत बड़ा एक्सप्लेन चल जाएगा। यदि मैं थोड़ा सा बोल पाऊँ तो सामंती व्यवस्था एक प्रकार की सामाजिक क्रांति व्यवस्था का एक रूप था जिसमें राजा के समान एक नेता होता था। ठीक है, और उसके साथ उसके अपने कुल के वंशज या अन्य राजपूत कुल के वंशज उसके साथी या सहयोगी के रूप में रहा करते थे। सामंत राजाओं को दो प्रकार के सैनिक सहायता देते थे, युद्धकालीन या शांति युद्ध के लिए। क्लियर है यहाँ तक? तो दो टाइप की यहाँ पर सहायता देते थे। ठीक है, एक युद्ध के समय में या फिर युद्ध के बाद में, या इसको बैकअप के रूप में। क्लियर है? आगे चलते हैं। दहलवाल क्या है? दहलीवाल क्या है? पहला है दिल्ली का एक निवासी, दूसरा है दिल्ली का एक सिक्का, तीसरा है दिल्ली का एक किला, चौथा है आपको एक प्रकार का ऊनी वस्त्र। क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइएगा आप। ठीक है, दहली वाल, ये बहुत दिन बाद मैंने पढ़ा है। ठीक है, दहली वाल माइंड से उठ चुका था। ठीक है, कितना दिमाग में रहेगा? ठीक है, जल्दी से बताइएगा। देखिए, दहली वाल दिल्ली राजपूतों के एक सिक्के का नाम था। तो एलिमिनेट करिएगा, आप लोगों को पता चल जाएगा ये क्या था। वहाँ के राजपूतों का, याद रखिएगा टर्म मैं यूज कर रहा हूँ राजपूत। ठीक है, तो दहलीवाल दिल्ली राजपूतों के सिक्के के नाम को हम लोग कहते हैं दहलीवाल। क्लियर है? आगे चलता है। अब इसी के टर्म्स में एक आया है दिल्ली एक कुना या फिर जहां पनाह। क्या है या है? ठीक है, यहाँ पर डैश आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है दिल्ली सुल्तानों द्वारा ली गई उपाधियां, दूसरा है मुगलों द्वारा बनाई गई नहरें, तीसरा है दिल्ली सुल्तानों द्वारा निर्मित शहर, और चौथा है मुगल काल में उच्च अधिकारियों के पदनाम। जल्दी से बताइएगा क्या है इसका आंसर। अब मैं थोड़ा स्पीड बढ़ूंगा यहाँ पर से। ठीक है, देखिए इसका भी एलिमिनेट यदि आप करिएगा तो सीधा सीधा आंसर है दिल्ली सुल्तानों द्वारा जो शहर है दिल्ली इकुना, उसका ये आंसर है ऑप्शन 3। क्लियर है? आगे मैं बढ़ता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, क्वेश्चन स्लो हो गए हैं। ठीक है, कम से कम 30 तो कराना ही है। आगे है यूरोपीय कंपनियों द्वारा भारत में ब्लैक टाउन्स की स्थापना की गई। आपके पास 4 ऑप्शन है। फैक्ट्रियों में काम करने के लिए अफ्रीकी गुलामों का इस्तेमाल करने के लिए, दूसरा ऑप्शन है स्थायी व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किराए किनारे किनारे करने के लिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपके पास भारतीयों तथा कुत्तों को किनारे करने के लिए ताकि उनका ब्रिटिश क्लबों में प्रवेश ना हो, और चौथा है उन्हें कैद मतलब काला पानी करना जो उनकी कंपनियों के विरुद्ध थे। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कोई बताएगा? देखिए, इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन बी, स्थानीय व्यापारियों के व्यापार पर रोक लगाने हेतु उन्हें किनारे करने के लिए उन्होंने ब्लैक टाउन्स की स्थापना की थी। कहने का मतलब देखिए, एक सोसाइटी रहता था तो वो लोग क्या करते थे, एक एरिया बांट देते थे कि इस एरिया में आप रहोगे और इस एरिया में हम रहेंगे, बाकी कोई इधर से आ नहीं सकता है, जा नहीं सकता है। इसी तरह उद्योग में भी उन लोगों ने किया था। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? दीवान या छिप्पीगर या रंगरेज क्या है? ठीक है, पहला है आपके पास वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में सबसे इजी क्वेश्चन अब तक का मुझे लगा, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है। ठीक है, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल व्यक्ति, दूसरा ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ काम करने वाले अधिकारी, तीसरा है दक्षिण भारत के मंदिर अधिकारी, और चौथा अधिसूचित अपराधी जनजाति। तो इसका आंसर क्या होगा? जल्दी बताएं। देखिए, रंगरेज वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो ये क्या थे, एक तरीके से जो वस्त्र बनाने वाले जो समूह होते थे ना, उनको कहते थे जो मतलब धागा रंगने वाले लोग जो होते थे उसको रंगरेज कहते थे। तो धागा रंगने वाला जो टर्म आ रहा है, तो धागा कहाँ? वस्त्र में नजर आएगा ना। तो इसका सीधा सीधा आंसर आपको यहाँ मिल रहा है ऑप्शन ए, वस्त्र बनाने की प्रक्रिया में शामिल जो व्यक्ति होते थे उन्हें हम लोग यही सारे नाम से जानते हैं। क्लियर है? आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखते हैं। 48 थोड़ा सा मुझे जूम आउट करना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन होने के कारण। ठीक है, 48 क्या कहता है? थोड़ा सा वीडियो कटेगा नहीं ना? नहीं कटेगा। चलिए, 48 क्या कहता है? कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी उत्तर पश्चिम पर नियंत्रण सुरक्षित करना चाहती थी और उसने अफगानिस्तान से युद्ध लड़े। क्यों क्यों युद्ध लड़े थे? याद रखिएगा, रसिया का एक नाम यहाँ टर्म आएगा, ऑप्शन में जहां मिलेगा आपको वहीं आंसर मार देना है। ठीक है, देखिए क्या है, क्योंकि वह पूर्व शासकों द्वारा स्थापित भारत की प्राकृतिक राजनीतिक सीमाओं तक पहुंचना चाहती थी। दूसरा है अफगानिस्तान से गुजरने वाले व्यापार मार्गों पर नियंत्रण के लिए। तीसरा है आपके पास एशिया में रूस के विस्तार का विरोध करने के लिए। रूस, मैंने अभी जस्ट वर्ड बोला था, रूस जहां मिल जाएगा आंसर वहीं होगा, रूस मिल गया है। चौथा ऑप्शन है आपके पास क्योंकि वह पार्शिया पर आक्रमण
करके लूट का माल लेना चाहती थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उत्तर पश्चिम आप मैप यदि खड़ा करेगा तो उत्तर ये हमारा ये हो गया और ये पश्चिम ये हो गया, तो इस वाले रीजन में, ठीक है। तो नियंत्रण करना चाहती थी वो युद्ध अफगानिस्तान से युद्ध क्यों, क्योंकि एशिया में रूस का ना विस्तार प्रभाव बढ़ रहा था, तो उसको रोकने के लिए ये युद्ध लड़ा गया था। क्लियर है ना। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी इसका आंसर सही होगा। आगे मैं बढ़ूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या है। देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पहले ही मैं बता देता हूँ, ये 1878 में लाया गया था। क्यों, क्योंकि ये ना अंग्रेजों के विरुद्ध जो यहाँ के जो सेनानी लोग थे, स्वतंत्रता सेनानी लोग थे, वो लोग क्या करते थे, प्रेस के द्वारा अपनी बातों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे। आज की तरह थोड़ी ना फेसबुक, ट्विटर या इंस्टाग्राम या फिर वो क्या बोलूँ व्हाट्सअप वगैरह है ना, कि आप वीडियो बनाया, टेक्स्ट दिया, मेल कर दिया, यहाँ से अमेरिका पहुंच गया, ऐसा नहीं है। पहले क्या था, चिट्ठी या प्रेस ही एक साधन होता था। तो वो लोग क्या करते थे, इंग्लिश मतलब साम्राज्य का विरोध करने के लिए अखबारों पर या पत्रिकाओं में अपना विरोध जताते थे। तो वो क्या करते थे, अंग्रेजों ने इसे रोकने के लिए, इसे दबाने के लिए ही ये वर्नाकुलर एक्ट लेकर आए थे। क्लियर है। अब चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। भारतीयों, ये कट ना जाए, मुझे डर लगता है कि वीडियो जब मैं अपलोड करूँ तो ये कट ना जाए। चलिए, कहता है भारतीयों को समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने की अनुमति देने के लिए, अरे ये तो सीधा कैंसिल हो गया, ठीक है, अनुमति देने के लिए नहीं था। भारत में समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं छापने के लिए यूरोपियों को अनुमति देने के लिए नहीं, ये जी ये भी वैसा कुछ नहीं था, ठीक है। ब्रिटिश सरकार के आलोचकों को खामोश करने के लिए, हाँ जी यही आंसर है आपके। अब वर्नाकुलर भाषाओं में छपने की अनुमति, अनुमति तो कहीं नहीं था, इसे दबाने के लिए ये काम किया गया था। पहले ही मैंने बता दिया था, ये 1878 में ये लागू किया गया था, लाया गया था। उस समय कौन थे, वाइसराय या गवर्नर, उस समय वाइसराय थे लॉर्ड लिट्टन, याद रखिए ये आपसे पूछ सकता है, लॉर्ड लिट्टन, ठीक है। इसे हिंदी में कहते थे देसी प्रेस अधिनियम भी कहते थे, देसी प्रेस नियम। वर्नाकुलर लैंग्वेज आपको पता होगा, देसी भाषा। चलिए, खिलाफत आंदोलन 1920 में डैश शुरू हुआ, क्या हुआ। पहला ऑप्शन है भारत में मुसलमानों को एक करने के लिए, दूसरा राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस को सहयोग देने के लिए, तीसरा तुर्क के खिलाफत, खिलाफत खिलाफत टर्म आप याद रखें, खलीफा, खलीफा मोमेंट सब याद रखें। खलीफा किसे कहते थे, अरब के जो मतलब मोहम्मद साहब पैगंबर के जो उत्तराधिकारी उन्हें खलीफा कहा जाता था, ठीक है। चलिए बाद में एक्सप्लेन करेंगे, टाइम बहुत जा रहा है। तीसरा ऑप्शन है तुर्की के खिलाफ खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के विरुद्ध प्रतिरोध करने के लिए, और चौथा है मुस्लिम लीग आंदोलन का विरोध करने के लिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या जाएगा, जल्दी से बताइए। इसका आंसर सीधा सीधा सी जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 जाएगा। तुर्की के खलीफा के प्रति खराब व्यवहार के प्रति ये विरोध किया गया था, जिस तरह कि यहाँ पर लॉर्ड डलहौजी ने किया था ना, गोद प्रथा वगैरह, उसी तरह वहाँ पर क्या किया गया था, जो वहाँ के तुर्की के खलीफा थे, वहाँ के अंग्रेज ने बोला कि आइंदा से आप कोई खलीफा नहीं होगा, ये हमारे अंतर्गत आएगा शासन व्यवस्था, और उनके साथ कुछ मिसबिहेव भी हुआ। इसी कारण ये खिलाफत मूवमेंट में लागू था। महात्मा गांधी ने इसको एक मौका देखा कि हिंदू मुस्लिम एक करके हम इस पर विचार कर सकते, क्योंकि हिंदुओं को भी एक तरीके से स्वतंत्रता चाहिए था, मुसलमानों को भी एक टॉपिक मिल गया था कि अब अंग्रेज अति कर रहे हैं भाई, इसे भगाना है अब, है ना। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है, 51 कहता है 180 डिग्री पूर्व और 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है। तो पहला ऑप्शन है दोनों एक दूसरे के विपरीत है, दोनों एक समान है, दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री अलग हैं, और दोनों के बीच की दूरी सदैव स्थिर रहती है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, दोनों भाई समान है। याद रखिएगा दोनों क्या है, समान है। नहीं मैप यदि ग्लोब आप ऐसे ड्रॉ, सॉरी मैं गड़बड़ कर दिया है ना, मैं थोड़ा सा छोड़िए, कोई बात नहीं, जो बना ऐसे 50-50 करा, ये आपको जाएगा, ये आपका जाएगा, है ना, ये पोल जाएगा आपका। ये जो टर्म बताया जा रहा है, ये जो टर्म बताया जा रहा है, ठीक है, ये वाला जो टर्म बताया, दोनों एक तरीके से 180 डिग्री में बटे हुए हैं। क्लियर है ना। और ऐसे भी यदि आप इधर से भी देखिएगा तो आपको बटा हुआ रहेगा, ठीक है, इस तरफ से भी। क्लियर है। आगे मैं बढ़ूं, क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से मापी जाती है, क्योंकि क्यों मापी जाती है, इस पर सवाल है। तो पहला आपके पास पृथ्वी का अधिकांश भाग पानी से घिरा हुआ है। दूसरा ऑप्शन है समुद्र का स्तर समुद्र जल का स्तर ज्वार भाटों के साथ परिवर्तित होता रहता है। तीसरा है समुद्री जल का स्तर सब जगह समान रहता है, या यह स्पेन द्वारा शुरू की गई परंपरा है और तभी से इसका पालन हो रहा है। तो जमीन की ऊंचाई समुद्र तल से क्यों नापी जाती है, जल्दी से इसका जवाब आप मुझे बताएंगे। देखिए सीधा सीधा आंसर है, एक छोटा सा डायग्राम बना के मैं समझा देता हूँ। मान लीजिए ये समुद्र के अंदर का भाग है, ये ठीक है, समुद्र के अंदर का भाग है, ठीक है, ये समुद्र के अंदर का भाग है। लेकिन भाई पानी तो हर जगह इक्वल रहेगा ना, है ना। तो इसका आंसर वही होगा कि पानी का जो जल स्तर है वो इक्वल रहता है। ऊपर नीचे तो आपको पता होगा, कहीं बड़े बड़े पत्थर हैं, कहीं गड्ढे हैं, है ना।
बात समझ रहे हैं ना, कहीं ज़्यादा गड्ढे हैं, कहीं ज़्यादा ऊपर उठे हुए, तो समुद्र के अंदर भी इसी तरह जिस तरह ऊपर है समुद्र के पृथ्वी के ऊपरी स्थल का जो स्ट्रक्चर वो समुद्र के अंदर भी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका सीधा सीधा आंसर है समुद्र का जल का स्तर सब जगह समान रहता है, इसलिए इसको नापने की पद्धति लाई गई है या फिर आई है। अब दक्षिणी गंगोत्री क्या है या दक्षिण गंगोत्री है। पहला ऑप्शन है दक्षिणी भारत में कावेरी नदी का उद्गम, दूसरा है बंगाल की खाड़ी के साथ गंगा का मिलन स्थल, तीसरा अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र, चौथा है उत्तराखंड राज्य में गंगा नदी का उद्गम। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या है, जल्दी से देखिए। सीधा सीधा दक्षिणी गंगोत्री आपको पता होगा ये एक रिसर्च सेंटर है हमारे भारत का, क्लियर है ना, गड़बड़ मत करिएगा ये सारे हैं, ठीक है। तो दक्षिणी गंगोत्री भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अंटार्कटिका में स्थित भारत का पहला वैज्ञानिक बेस स्टेशन है। याद रखिएगा, मैं जो बोल रहा हूँ लिख लीजिएगा। यह दक्षिणी ध्रुव से 2500 किलोमीटर दूर पर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव का 2500 किलोमीटर दूर पर स्थित है। तो इसका आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर सी है, अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित शोध केंद्र रिसर्च सेंटर है, ठीक है। अगला है स्टेक डैश बनाई जाती है। स्टेक क्या है भाई, देखते हैं। नदियों द्वारा, समुद्री तरंगों द्वारा, बर्फ द्वारा, हवा द्वारा ये स्टेक बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, जल्दी से बताए जाएंगे, ठीक है। या इसे बहुत जगह ढेर भी कहते हैं, याद रखिए क्या कहते हैं, ढेर किसके द्वारा बनाई जाती है, जल्दी बताएं। देखिए ये जो ढेर होता है ना, समुद्र के द्वारा के तरंगों द्वारा ये बनाया जाता है, ठीक, क्लियर है। आगे मैं बढ़ूँ, सीधा सीधा है आगे। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, 55 कहता है, आज मैं तीसी करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ ना थोड़ा थोड़ा टर्म्स को, ताकि आप लोग समझ भी पाएँ, ठीक है। आगे मैं कल या फिर रात में आज बाकी 30 में कर दूंगा, सीडीपी इसके अंतर्गत आ जाएगा, आ जाने दीजिएगा। कहता है यदि हम पृथ्वी से दूर जाते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल में विभिन्न मंडलों का सही क्रम बताना है। चलिए जल्दी से क्रम बताइए। समताप मंडल, क्षोभ मंडल, मध्यमंडल होगा, या फिर क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल होगा। तीसरा है समताप मंडल वह वायुमंडल या मध्यमंडल होगा। अंतिम में बहिर्मंडल, मध्यमंडल या क्षोभ मंडल होगा। जब ऑप्शन पढ़ रहे होंगे तो आप लोगों को कंफ्यूज लग रहा होगा, सर क्या बोल रहे हैं यार होता है, मैं भी परेशान होता था जब मैं पढ़ता था, ठीक है। अब ना ऑनलाइन, हमारे टाइम में नहीं था, इधर साल 1.5 साल से ज़्यादा ऑनलाइन का जो प्रचलन हो गया है। देखिए इसका आंसर सीधा सीधा जाएगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल और मध्यमंडल, क्लियर है ना, कोई गड़बड़ नहीं ना है, ठीक है। आगे मैं बढ़ूँ, चलिए आगे मैं बढ़ता हूँ, आप लोग इसका देख लीजिएगा, ठीक है। एक्सप्लेन कर दूंगा मैं बाद में कभी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में 56 कहता है कि इस देश में कोई ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। किस देश में नहीं है ज्ञात जो खनिज क्या खनिज बोलते हैं, हाँ, ज्ञात खनिज निक्षेप नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, म्यांमार, पोलैंड, स्विट्जरलैंड या डेनमार्क। जल्दी से बताइएगा। देखिए सीधा सीधा इसका आंसर है स्विट्जरलैंड में कोई खनिज भंडार नहीं है भाई। स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड स्विट्जरलैंड, कोई भी खनिज भंडार यहाँ नहीं है, ठीक है। सीधा सीधा आंसर है, ठीक है। आगे चलते क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, मतलब आज का 27वां क्वेश्चन कहता है अमूल बैंड डैश का सफल उदाहरण है। अमूल बैंड जो आता है ना, अमूल कूल वगैरह जो आता है पीने वाला है ना, दूध वगैरह चीज़ वगैरह आते हैं, ठीक है। खैर तो हम लोग अब यूज नहीं करते, घर में हमारे आते हैं सब कुछ, लाते हैं, मेरे पापा जी लाते हैं, ठीक है, दूध, तो इसी से हम लोग खुद ही बना लेते हैं सारी चीज़, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इसका ऑप्शन है मक्खन उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग, सहकारी क्षेत्र उद्योग और निजी क्षेत्र उद्योग। जल्दी से बताइए क्या है भाई, जल्दी से बताएं। देखिए एक तरीके से ये सहकारी उद्योग है, याद रखिए सहकारी क्षेत्र का ये उद्योग है, ठीक है, कोई सार्वजनिक या निजी नहीं है, क्लियर है ना। अरे सार्वजनिक मतलब पब्लिक हो गया, निजी मतलब पूरा प्राइवेट हो गया। मक्खन है बट ठीक है, उद्योग पूछा गया है ना, तो ये क्या है, सहकारी क्षेत्र का उद्योग है। अमूल भारत का एक दूध सरकारी आंदोलन है, या एक ब्रांड का नाम है जो गुजरात सहकारी दुग्ध संघ लिमिटेड के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। गुजरात में फेमस है, गुजरात में लगभग ये 26 लाख दूध उत्पादन सहकारी मतलब एजेंसियां है, मालिक उसको दिया गया 26 लाख लोगों को, इस पास इनकी एजेंसी है लगभग, है ना। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 आज का, और यहाँ का 58 कहता है संसाधनों के उपयोग की आवश्यकता को संतुलित करना एवं भविष्य के लिए उनका संरक्षण करना डैश विकास है। क्या है भाई, पहला ऑप्शन है संसाधन संपन्न हो, क्या है, संसाधन संपत्र, दूसरा है सहयोगी, तीसरा है धरणीय, चौथा है सतही। भाई साहब सतही को क्या बोलते हैं यार, सुपरफिशियल, ठीक 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 ठीक। सस्टेनेबल, देखिए शुद्ध हिंदी में बाउंस मार जाता है ना, ठीक है। रिसोर्सफुल, सपोर्टेबल, सस्टेनेबल, सुपरफिशियल, ये सब कोई बात नहीं। जल्दी से आंसर इसका बताइए क्या जाएगा। देखिए ये जाता है सस्टेनेबल होता है, ठीक है। मैं हिंदी में यहाँ कन्फ्यूज हो रहा हूँ, बट यहाँ पर इंग्लिश में मैं कैच कर लिया सस्टेनेबल। बहुत लोगों को पता होगा कि हिंदी में कन्फ्यूज होते हैं तो हम इंग्लिश जाते हैं, और इंग्लिश में कन्फ्यूज होता है तो हिंदी में आते हैं, इसलिए मदद मिलता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये कटे ना, जो ये ग्राफ है ना ये कटे ना आप लोगों के सामने से, है ना। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन सी जाएगा सस्टेनेबल, क्लियर है ना। इस पर क्या एक्सप्लेन करूँ,
कभी और कर लूँगा। अभी फ़िलहाल आप स्टडी कीजिए, महीना भर है। ऐसे में बताता हूँ, संसाधनों का उपयोग करने के लिए आवश्यकता को संतुलित करना या उन्हें भविष्य के लिए संरक्षित करना सतत विकास कहलाता है। याद रखिए क्या कहलाता है? सतत विकास कहलाता है। यह मानव विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए आधारभूत सिद्धांत है, जबकि साथ ही प्राकृतिक संसाधनों और पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को ग्रहण करते रहने के लिए प्राकृतिक प्रणालियों की क्षमता को बनाए रखने की जरूरी है। यही व्यवस्था समाज पर निर्भर रहती है, सस्टेन रहती है, इसलिए हम लोग इसको सस्टेनेबल कहते हैं। क्लियर है ना? सस्टेनेबल। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 आज का सेकेंड लास्ट है। कहता है, आज का नहीं मतलब इस लेक्चर का, ठीक है। कहता है, तीव्र ढालों पर मृदा अपरदन की रोकथाम का सर्वाधिक उचित उपाय। ये भी लड्डू सा क्वेश्चन है भाई, ये बता देता हूँ कहाँ मिलेगा आपको। ये आपको ईवीएस का बुक क्लास 3 में मिल जाएगा, क्लास 3-4 में मिल जाएगा, जीके का बुक में। क्या है? पहला है आपको मल्च बनाना, मल्चिंग जिसे कहते हैं, ठीक है। दूसरा है रक्षक मिखलाएं। तीसरा है सीढ़ी दर खेती, मतलब वेदिका जिसको कहते हैं, देविका नहीं, वेदिका फॉर्म। और चौथा है बीज की फसल उगाना, बीज की फसल उगाना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। देखिए यार, जब वो पानी जो सीधा सीधा से ढाल बन के आ जाता है ना, तो क्या होता है, सारा मिट्टी को बहा के चला जाता है और खेती हो नहीं पाती। तो वो करते क्या है, हम लोग क्या करते हैं, एक सीढ़ी नुमा खेती लगाते हैं इसमें, है ना, सीढ़ी नुमा खेती। तो थोड़ा सा पानी बहेगा, थोड़ा सा यहाँ रुक जाए, फिर थोड़ा पानी बहे, यहाँ थोड़ा रुक जाए, थोड़ा पानी रुक जाए, थोड़ा रुक जाए। इसी होता है, खेती भी हो सकती है इस जगह पर, खेती भी हो जाती है, और उसे जो उचित मात्रा में पानी मिलना होता है वो मिल भी जाती हैं। क्लियर है ना? इसलिए इसका आंसर अब मिल जाएगा आपको, क्या है? सीढ़ी दर खेती या वेदिका फॉर्म जिसे कहते हैं, ट्रेंस कल्टीवेशन जिसे कहते हैं। मैंने बताया कहाँ मिलेगा। आज का लास्ट क्वेश्चन है, कहता है, जनसंख्या पिरामिड संकेत करता है। क्या संकेत करता है? आयु, लिंग, जनसंख्या का संगठन। दूसरा ऑप्शन है जनसंख्या घनत्व। तीसरा ऑप्शन है जनसंख्या विस्तार की संरचनात्मक व्यवस्था या पैटर्न जिसे कहते हैं, या फिर जन्म एवं मृत्यु दर का अनुपात। जल्दी से बताइएगा क्या है। देखिए, जब पिरामिड का बात उठेगा ना, तो याद रखिएगा एक पिरामिड ऐसे बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंतर्गत ये सारे स्टेप आते हैं, ठीक है। उम्र, लिंग के आधार पर आते हैं, और क्या कहते हैं, उम्र, लिंग और जनसंख्या, जनसंख्या का आधार पर इसका बंटवारा किया गया। ये पिरामिड है, 3 त्रिस्तरीय है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, आयु, लिंग और जनसंख्या का संगठन, या फिर एज, सेक्स एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। क्लियर है? तो आज 30 ही है, बाकी मैं रात को देखता हूँ वीडियो डाल दूंगा, कल सुबह मैं आपको डाल दूंगा वीडियो नेक्स्ट 30 का, ठीक है। चलिए, तो अभी तक कितना ही, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, बड़ों से आशीर्वाद लेते रहेगा और छोटों को प्यार देते रहिएगा। फिर मिलता हूँ मैं। अब वीडियो को फिर से देखिएगा, पूरा देखिएगा, प्रीवियस से करवा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए। और चैनल पर नए तो चैनल पर आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और यूट्यूब पर जाकर के IQ अड्डा सर्च करिए, यहाँ पर आपको लोगो दिख ही रहा होगा, और नीचे ये प्रेस का बटन है, जरूर दबाइएगा इसे। क्लियर है? चलिए, फिर मिलता हूँ मैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच, और फिर से देखिएगा इसे। चलिए, बाय।